नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का एम्स में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो किडनी और लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। सीएम योगी अपने पिता आनंद सिंह बिष्ट से काफी करीब थे। उनके पिता उन्हें महाराज कहकर बुलाया करते थे, लेकिन जब सीएम योगी को अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार मिला, उस समय सीएम योगी टीम 11 के साथ कोरोना वायरस को लेकर मीटिंग कर रहे थे। सीएम योगी ने अपने आंसू रोक लिए और पूरी मीटिंग खत्म करने के बाद ही पूरी घटना की जानकारी डॉक्टर से ली। सीएम योगी फिलहाल अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाएंगे। सीएम के इस राजधर्म पर देखिए न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। सीएम योगी का राजधर्म। सीएम योगी को जब मिला पिता की मृत्यु का संदेश, पिता की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद आंसू रोककर करते रहे काम। सीएम योगी ने निभाया अपना राजधर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का सोमवार सुबह निधन हो गया। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने आज सुबह अंतिम सांस ली। जिस समय उनके पिता का निधन हुआ, योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस को लेकर टीम 11 की मीटिंग ले रहे थे। पिता की दुखद मृत्यु के समाचार के वक्त योगी आदित्यनाथ ने संयम बनाए रखा। टीम मीटिंग के बाद ही अधिकारियों से इस विषय में पूरी जानकारी। योगी आदित्यनाथ और उनके पिता के बीच गहरा रिश्ता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज निधन हो गया। योगी आदित्यनाथ अपने पिता के साथ बेहद जुड़ाव रखते थे, लेकिन खास बात यह है कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ अपनी मीटिंग ले रहे थे और ये मीटिंग थी कोरोना को लेकर। पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिलने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज निधन हो गया। 79 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था और उनकी हालत गंभीर थी। वो पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने सोमवार सुबह 10:40 पर अंतिम सांस ली। सीएम आदित्यनाथ को पिता के निधन की सूचना दे दी गई। खास बात ये थी कि जब ये खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई, तब वो कोरोना संकट पर बनी टीम 11 की मीटिंग कर रहे थे। खबर मिलने के बाद भी उन्होंने मीटिंग नहीं छोड़ी। सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट लीवर की बीमारी से पीड़ित थे और 13 मार्च को उनको एम्स में लाया गया था और तब से वहां उनका उपचार किया जा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट को किडनी और लीवर की समस्या थी। तबीयत खराब होने पर उन्हें 13 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहाँ गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि इतवार को देर रात उनके मौत की अफवाह भी उड़ी थी, जिसको लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट किए थे। लेकिन इसके बाद खबर आई कि योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह उत्तराखंड के यमकेश्वर के पंचूर गांव में रहते थे। वो उत्तराखंड के फॉरेस्ट रेंजर के पद से 1991 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद से ही वो अपने गाँव में रह रहे थे। सीएम योगी और उनके पिता के बीच एक गहरा रिश्ता था। इसको लेकर एक कहानी भी कही जाती है। जब 1992 में सीएम योगी उत्तराखंड से गोरखपुर चले आए, सीएम योगी ने कहा कि वो नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। 6 महीने सीएम योगी की कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद जब उनके पिता ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। यहाँ पर इन्होंने वहाँ के महंत अवैधनाथ से मुलाकात की और आकर देखा तो मठ के अंदर योगी आदित्यनाथ, जो इस समय सीएम हैं, वो बैठे हुए थे और कामकाज निपटा रहे थे मंदिरों का। इसके बाद उनके पिता की आंखें भर आई। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र, जो कि आराम से घर में ठाठ की ज़िंदगी बिता रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, आज वो मंदिर में बैठा हुआ है। उन्होंने इस बात को लेकर अवैधनाथ से चर्चा की कि उनके पुत्र को यहाँ से जाने दिया जाए। तो अवैधनाथ ने कहा कि आपके 4 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र को आप देश सेवा के लिए दे दीजिए। ये पुत्र कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ बचपन से ही अपना परिवार छोड़कर गोरखपुर महंत अवैधनाथ के पास चले आए थे। बाद में योगी आदित्यनाथ ने महंत के रूप में अवैधनाथ की जगह ली। उत्तराखंड में चुनाव के सिलसिले में योगी आदित्यनाथ कई बार गए। इस दौरान उनके परिवार वाले योगी आदित्यनाथ से मिलते थे, लेकिन परिवार वाले भी योगी आदित्यनाथ को महाराज ही कहते थे। कहा जाता है कि आनंद सिंह बिष्ट एक बार योगी आदित्यनाथ को मंच पर देखकर काफी भावुक हो गए थे। उस समय योगी आदित्यनाथ चुनाव के सिलसिले में बिजनौर गए थे
और आयोजकों ने उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट को भी कार्यक्रम में निमंत्रित किया था। योगी आदित्यनाथ और उनके पिता में बहुत गहरा कनेक्शन था। योगी आदित्यनाथ भले ही अपने परिवार से बहुत कम मिलते थे, लेकिन उनके पिता से उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। ये बात बिजनौर की है। एक बार चुनाव का मौसम चल रहा था। योगी आदित्यनाथ बिजनौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे, तो वहाँ पर आयोजकों ने योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट को भी वहाँ पर बुलाया था। उस मौके पर आनंद सिंह बिष्ट ने अपने बेटे को शॉल उड़ाकर स्वागत किया। ये पल उनके लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाला था। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ और उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट दोनों की आंखें छलक उठी। योगी आदित्यनाथ भले ही अपने पिता से बहुत कम मिलते हों, लेकिन वो उनका हालचाल हमेशा फ़ोन द्वारा लिया करते थे। बताया जाता है कि जब से उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे, योगी आदित्यनाथ लगातार उनका हालचाल लेते रहते थे। हालांकि कोरोना संकट की वजह से वो उन्हें देखने तो नहीं जा पाए, लेकिन जब उनके मृत्यु की खबर आई तो योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे थे। ये मीटिंग कोरोना वायरस को लेकर थी, जिससे कि प्रदेश की जनता को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। सीएम योगी के 4 भाई थे और सीएम योगी अपने पिता आनंद सिंह बिष्ट के काफ़ी करीबी थे। लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, ये बातें सीएम योगी ने अपने पिता आनंद सिंह बिष्ट से ही सीखी थी। किस तरह से जनता के साथ मिलना चाहिए, किस तरह जनता की सेवा करनी चाहिए, ये बात भी शायद योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता से सीखी थी। राज्य धर्म सबसे बड़ा होता है, इस बात की प्रेरणा भी सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पिता ने दी थी। और शायद यही वजह थी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिला तो उस वक्त सीएम योगी प्रदेश की जनता के लिए एक मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो मीटिंग करते रहे और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद ही उन्होंने अपने पिता के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसे ही कहा जाता है, जब राजा हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जो अपनी प्रजा का ख्याल अपने परिवार से ज़्यादा रखता हो। और शायद यही राजधर्म योगी आदित्यनाथ ने हमेशा निभाया है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के लिए चौंकाने वाली खबर यह भी है कि देश के सबसे बड़े राज्य में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में छात्रों की आत्महत्या के दोगुने मामले बढ़े हैं, जिससे प्रदेश में यूपी का स्थान इस मामले में 8वें नंबर पर आ गया है। मानसिक दबाव झेलने में नाकाम युवा आत्महत्या का विकल्प चुन रहे हैं। इन युवाओं में अधिकांश वो छात्र हैं जिनके जिम्मे देश का भविष्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश को आईना दिखाया है। बीते 3 वर्षों में प्रदेश में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये वो छात्र हैं जो या तो प्रेम संबंधों में विफलता पर मौत को गले लगा लेते हैं या फिर परीक्षा परिणाम में फेल होने पर। केजीएमयू के मानसिक रोग विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के मुताबिक ये जीवन का ऐसा समय है जब आप बहुत सारे बदलाव के दौर से गुजरते हैं। एडोलेसेंट्स अपने जीवन में बहुत सारे नए तरह के चैलेंज का सामना करते हैं। ये जीवन का ऐसा समय है जब आप बहुत सारे बदलाव के दौर से गुजरते हैं, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में हो बातें या लोग कई तरह के नए रिश्ते दोस्ती स्टेब्लिश करते हैं, उसमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। तो अगर कोई मुश्किल इस समय जीवन में आती है तो ये मत समझिए कि ये समस्या जो है जीवन का अंत है। किसी भी समस्या को अगर आप समझदारी से एनालाइज करें तो उसका रास्ता निकाल सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती। उत्तर प्रदेश जहां छात्रों की आत्महत्या के मामलों में पहले 13वें स्थान पर था, वहीं अब वो 8वें स्थान पर आ गया है। यहां 2016 में 263, 2017 में 436 और 2018 में 513 छात्रों ने आत्महत्याएं की। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी छात्रों की आत्महत्याओं के मामले में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जबकि पहले ये आंकड़ा दक्षिण भारत के राज्यों में ज्यादा देखे जाते थे। लखनऊ के वरिष्ठ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव मानते हैं इसके पीछे 3 मुख्य विचार हैं। युवाओं में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे बढ़ता हुआ तनाव है जो युवाओं में मुख्य रूप से अवसाद को पैदा कर रहा है, जिसमें 3 मुख्य रूप से जो विचार हैं वो प्रिडोमिनेंट रहते हैं, जिसमें होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, वर्थलेसनेस है। और यकीन मानिए साइकोथेरेपी की मदद से, काउंसलिंग की मदद से, मानसिक चिकित्सा की मदद से
इससे बाहर निकला जा सकता है। हर वो जान जो आत्महत्या से जा रही है बचाई जा सकती है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में 15 से 35 साल के आयु वर्ग में मृत्यु होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और इन सारी जानों को बचाया जा सकता है। सो डरे नहीं, चिंता नहीं करें, सीधे जब भी आप तनाव में हों प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास जाकर अपनी काउंसलिंग कराएं। जीवन में मिली सफलता और असफलता महज क्षणिक होती है। मानसिक दबाव झेल रहे छात्रों द्वारा आत्महत्या का कदम उठाने की सजा उसका पूरा परिवार भी भुगतता है। कई आईएएस रोजाना ट्वीट करते हैं कि उनकी 10वीं और 12वीं में 3rd डिवीजन आई थी। इसके बावजूद वो आज सफलता के शिखर पे हैं। ऐसे में वो छात्र जो तनिक असफलता के डर से आत्महत्या का विकल्प चुनते हैं, उनको ये देखना होगा और साथ ही समझना भी होगा कि उम्मीद का चिराग कभी बुझता नहीं। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र में जूना अखाड़े के 2 संतों का जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संत समाज भी काफी आक्रोशित है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं संत समाज ने लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालघर महाराष्ट्र में हुई जूना अखाड़े के संतों स्वामी कल्प वृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी व उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आग्रह किया। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं और शेष को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में जिस तरह से जूना अखाड़े के 2 महात्माओं की हत्या हुई है, उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आक्रोशित हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। संतों की हत्या से अखाड़ा परिषद भी आक्रोशित है। अखाड़ा परिषद के संत महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो लॉकडाउन के बाद 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ बैठक कर महाराष्ट्र सरकार का घेराव किया जाएगा। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जाकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, इसकी जांच की जाए। देश के सभी साधु संत, यदि महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो हम सभी महाराष्ट्र कूच करेंगे और सभी साधुओं के लिए ये आह्वान होगा कि आओ, अगर मरना ही है तो महाराष्ट्र में खरदूषण तीसरा जहां मारे गए, भगवान राम ने जहां सबका वध किया, जहां निष्कंटक भाव से साधु संत यज्ञ और साधना जप किया करते थे, वहां आज साधु संत, वहां धर्म, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। निसंदेह पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज का जो आह्वान है उसको सभी भारत के साधु ने, अपनी दुनिया में जहां भी कोई साधु रहता है उसको वो स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दानू तहसील में लाठी डंडों से पीटकर हुई 2 साधुओं की हत्या से पूरे देश में उबाल है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान आखिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे इकट्ठा हो गए और पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से हमला हुआ उस पर पुलिस पर भी सवाल उठने लाजमी है। महाराष्ट्र में जूना अखाड़े के 2 संतों की जिस तरह से पीट कर निर्मम हत्या हुई है, उससे संत समाज भी आहत है। संत समाज ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के बाद वो महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेगी। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कौशाम्बी में बीजेपी नेता के पुत्र ने एक बार फिर से डॉक्टरों और नर्सों के साथ अभद्रता की है। डॉक्टर से बदसलूकी के मामले में मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रविवार की शाम मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में रविवार की सुबह महेवा घाट इलाके की एक महिला को उसके परिवार वालों ने प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती कराया। अस्पताल की डॉक्टर रेखा की माने तो इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष अवध रानी के बेटे जेपी सिंह अस्पताल पहुंचे और महिला को अपना रिश्तेदार बताते हुए प्रसव कराने को लेकर बहस करने लगे। डॉक्टरों का आरोप है कि इस बीच जेपी सिंह उनके साथ बदसलूकी करने लगे। अस्पताल में रह रहे स्वास्थ्य कर्मियों के हस्तक्षेप पर वो धमकी देते हुए चले गए। महिला डॉक्टर ने इसकी जानकारी सीएमएस डॉक्टर दीपक सेठ को देते हुए कोतवाली मंझनपुर में भी शिकायत की। डॉक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाल अशोक कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जनपद कौशाम्बी के जिला चिकित्सालय की महिला वार्ड में एक मरीज भर्ती थी और महिला चिकित्सक ने यह आरोप लगाया है कि
मरीज के परिजन ने उन्हें यह धमकी दिया कि उन्हें अभद्रता किया और धमकी दिया। इस आरोप पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान नर्सों, डॉक्टरों के साथ लगातार अभद्रता की जा रही है। मामला प्रयागराज से सटे हुए कौशाम्बी का है। यहाँ पर एक भाजपा नेता ने एक बार फिर से डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की है, जिसकी शिकायत डॉक्टर ने पुलिसकर्मियों से की है। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं पर कब तक लगाम लगाती है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नोएडा के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नमूनों की जांच में 15 टेस्टिंग लैब जुटी हैं। इन लैब में नमूनों की जांच की क्षमता करीब 3000 प्रतिदिन तक है। फिर भी आगरा से कोरोना जांच के सैंपल 300 किलोमीटर दूर लखनऊ तक आ रहे हैं, जिससे बड़े अफसरों के दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। अफसर रोजाना प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के दावे कर रहे हैं। इसके बावजूद आगरा से लखनऊ की केजीएमयू तक कोरोना जांच के लिए नमूनों का आना यूपी की नौकरशाही को कटघरे में खड़ा कर रहा है। केजीएमयू में रोजाना हजार तक कोरोना के टेस्ट होने से माइक्रोलॉजी विभाग पर काफ़ी दबाव है। इसका दर्द खुद कोरोना के इलाज से जुड़े केजीएमयू के एक बड़े वरिष्ठ डॉक्टर ने न्यूज़ इंडिया से बयां किया। आगरा से लखनऊ के बीच सैफई रिम्स भी पड़ता है। ऐसे में आगरा के कोरोना सैंपल्स की जांच यहां भी हो सकती थी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब की दरकार केजीएमयू के कोरोना वॉरियर्स को है। कानपुर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ, आगरा मेडिकल कॉलेज, IVRI बरेली, GIMS ग्रेटर नोएडा, झांसी मेडिकल कॉलेज, प्रयाग मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, मेरठ मेडिकल कॉलेज, AMU अलीगढ़, PGI लखनऊ, BHU वाराणसी और KGMU में फिलहाल प्रदेश सरकार ने जांच की व्यवस्था की है। लेकिन आगरा मंडल में जांच की सुविधा के बावजूद कोरोना सैंपल KGMU भेजे जा रहे हैं, जबकि लखनऊ से नजदीक मेरठ और नोएडा हैं। वहीं सैफई रिम्स में भी कोरोना की जांच हो रही है। हालांकि KGMU की माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता जैन ने बताया कि आगरा में अब जांच की सुविधा शुरू हो गई है, इसलिए नमूने अब वहीं जांच किए जाएंगे। साथ ही कई प्रमुख लैब्स को आधुनिक जांच मशीनों से लैस किया जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग एक बड़ा मुद्दा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन 23 करोड़ है। ऐसे में यूपी में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही साथ लैब्स को भी आधुनिक बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में भले ही बैठे हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी लगातार सामने आ रही है। छोटे बड़े लोग भी अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियोस न्यूज़ इंडिया के पास भी दर्शकों ने भेजे हैं। आप भी देखिए वीडियोस। हेलो एवरीवन, आई एम ईशानी श्रीवास्तव एंड आई एम 7 years old. I have written a poem on Lord Vishnu and today I am going to recite it. O Mahavishnu, I cannot describe you because of your beautiful look. I can even not hang you on hook. I can only read about you in book. You are only the master of the 3 worlds. You are more beautiful than 100 pearls. You are very kind. You always remain in our mind. Thank you. नमस्कार साथियों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप घर में रहें और अपने मम्मी पापा का कहना माने और कभी बाहर ना निकले, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस की बीमारी से हम लड़ सकते हैं और 1-1 घंटे बाद हाथ धोने हैं और नाक में उंगली नहीं डालनी, आँख में नहीं डालने, बालों में नहीं डालनी और कान में Thank you और नमस्कार। Good evening friends, my name is Arjun Mishra and my name is Anandam Shah and we are here to talk on a very special topic, that is coronavirus. So friends, as we all know,
Coronavirus is spreading all over the world very frequently, and we need to follow some precautions to fight against coronavirus. So those precautions are: we need to wash our hands several times during a day for at least 20 seconds. We need not to touch our eyes, nose and face again and again. We need to consume a healthier diet so that it improves our immunity system. We need not to go out, and we should follow the lockdown. And at last, we should follow the social distancing and maintain at least 1 meter distance with everyone. At last, I would like to say, be at home and be safe. Dear all, myself Pratibha Pandey, studying in 7th standard in KV Janakpuri, New Delhi. I want to share my concern about corona epidemic. The corona epidemic, which is known as COVID-19 and has been spread worldwide in 199 plus odd countries. It initially started from Wuhan city, which is in China, in the year December 2019. Thus, it is called as COVID-19. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji declared it as a severe epidemic and has initiated lockdown in our country for 21 days. जिस अदा से तुम मुस्कुराया करती हो, मुस्कान बयां करती है कि तुम लखनवी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्वेतांजलि श्रीवास्तव आप सबके सामने पेश करती हूँ अपनी लेखनी द्वारा चंद शब्द। एक लखनवी का गुमान। आइए आपका परिचय लखनऊ से करवाते हैं, कुछ अपने अंदाज में अवध के बारे में बताते हैं। होती थी जहाँ घंटों गुफ्तगू लुक्कड़ों और चौराहों पे, सामाजिक दूरी के इस दौर में अपने आशियाने पे ही महफिल सजाते हैं। आइए आपका परिचय लखनऊ से करवाते हैं। पहलो सगो ते पड़ोसी, गुजराती में कहते हैं पहलो सगो ते पड़ोसी, यानी सबसे पहला रिश्तेदार जो है वो हमारा पड़ोसी होता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने बात कही कि अब बच्चे की तरह नींद आती है, इतनी मस्त नींद। मेरे बाल जो झड़ते थे वो बंद हो चुके हैं। एक कंपनी के मैनेजर ने कहा कि पहले मैं बहुत कटाक्ष किया करता था, सरकाज़म से भरा रहता था, लेकिन अब अपने लोगों को अच्छे समझने लगा हूँ। एक कॉरपोरेट के एचआर ने कहा कि सुबह उठते ही अपनी खिड़की पे कितने कबूतर बैठे हुए ये देखता हूँ, उन्हें गिनता हूँ रोज़ाना। एक जनरल मैनेजर जब फ़ोन उठाते तो कहते हेलो जनरल मैनेजर सो एंड सो स्पीकिंग। अब लॉकडाउन में उनकी स्क्रिप्ट बदल चुकी है, अब वो सिर्फ हेलो कहते हैं, शायद अपना डेजिग्नेशन भूल गए। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं। सरकार ने गेहूं खरीद सेंटरों पर किसानों के गेहूं को खरीदने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी कई जगह गेहूं खरीदारी अभी भी शून्य है, जिसको लेकर आज पीलीभीत के जिलाधिकारी ने कई सेंटरों पर छापेमारी की। जिसके बाद जिलाधिकारी ने कुछ सेंटर अधिकारियों को चेतावनी दी, तो वहीं एक सेंटर अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने आज प्रशासनिक अमले के साथ मंडी में सरकारी गेहूं खरीद के लिए लगाए गए सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कई सेंटरों पर गेहूं खरीद शून्य मिली, जिसके बाद जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मंडी सचिव को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। वहीं कर्मचारी कल्याण निगम के सेंटर पर सेंटर प्रभारी न मिलने पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव का पारा हाई हो गया। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने पीलीभीत के एडीएम वृत्त एवं राजस्व को कर्मचारी कल्याण निगम के सेंटर प्रभारी शिवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जिले में सरकारी गेहूं खरीद का लक्ष्य 1.79 लाख मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है। वहीं पीलीभीत में सरकारी गेहूं खरीद के लिए 124 क्रय केंद्र जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कराए गए हैं। मंडी में गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही कुछ किसान भाइयों से भी बात की जा रही है। कुछ जगह हमने मॉइस्चर भी करवा के दिखाया है, तो गेहूं तो अच्छी क्वालिटी का लग रहा है प्रथम दृष्टया जो आ रहा है। केंद्र प्रभारी को भी निर्देश दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खरीद सुनिश्चित करें, और कुछ कमियाँ मिली हैं तो उनके लिए हमने कहा है कि सुधार करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से किया जा रहा है, उसकी एक बानगी देखने को मिली बागपत जिले के बड़ौत इलाके में। यहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एडीएम कार्यालय पर इकट्ठा हो गई। महिलाओं का कहना था कि उनके राशन कार्ड नहीं बने, जिस कारण उन्हें राशन लेने में दिक्कत हो रही है। इस दौरान महिलाएं वहां पर धरने पर बैठ गईं।
लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चाहे फिर वो आवश्यक सामान लेने के लिए खरीदारी का समय हो या फिर बैंक से पैसा निकालने का समय। इसके बावजूद लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न के बराबर किया जा रहा है। इसकी बानगी सोमवार को बड़ौद तहसील में दिखाई दी, जहां सैकड़ों की तादाद में महिलाएं एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। इन महिलाओं का आरोप था कि उनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, जिस कारण उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि अधिकारियों द्वारा उनके नाम कई बार दर्ज किए जा चुके हैं। इस दौरान महिलाओं को न तो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह थी और न ही किसी कार्रवाई का डर। मामला अधिक बिगड़ता देख तहसील में मौजूद आला अधिकारियों ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को किसी तरह कतारबद्ध कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग कराई। हंगामा कोई नहीं किया है। उसमें से कई महिलाएं ऐसी थीं कि जिनका राशन कार्ड है, उनका ये कहना था कि इस बार हमें केवल जो है चावल मिला है। तो चूँकि सरकार की तरफ से इस बार केवल चावल ही मुफ्त में देने की योजना थी और पहले जो है गेहूँ का वितरण किया जा चुका है, और उसमें से कुछ महिलाओं को जिनकी यहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी, पहले भी राशन के पैकेट दे दिए गए हैं। यदि इसके बाद भी कोई ऐसा बचता है कि जो पात्र होगा और उसके पास राशन नहीं होगा तो हम लोग उसको राशन का पैकेट उपलब्ध करा देंगे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर हमलों को लेकर जहां सीएम गंभीर हैं, वहीं संभल में पुलिस पर हमले का एक और मामला सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस पर हमलावर होने और गाली गलौज का मामला चंदौसी कोतवाली इलाके का है। यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे बाइक से घूम रहे लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बाइक सवार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गाली देते हुए भाग निकले। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने पीछे दौड़कर जब आरोपियों की घेराबंदी की तो आरोपी उन पर हमलावर हो गए, जबकि मारने को इसके बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शरद गिरी ने वहाँ पर इनको रोका तो इन्होंने जो भी समस्या बताई होगी तो उन्होंने कहा भाई बिना परमिशन के आपको लॉकडाउन में नहीं निकलना चाहिए। तो ये जब वहाँ से चले हैं तो इन्होंने सीधे कहा कि वाले पीटेगा क्या। मैंने कहा भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो फिर ये वहाँ से भाग लिए। अच्छा, मैंने फिर मैंने कचहरी पर आकर इन्हें रोका। कोरोना वायरस को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। जो भी जमाती कोरोना संक्रमित या उनमें कोरोना की आशंका है, उन्हें लगातार क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे लोगों पर सरकार कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। इस बात की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि कल से सरकार लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दे रही है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण भारत में जो लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसका बहुत सख्ती से अनुपालन कराने पे लगी हुई है। कुछ जगहों से ये शिकायतें आई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कुछ जगह लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं, या कुछ जगह सर्च करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है उसके साथ स्थानीय प्रशासन का पर्याप्त तालमेल न होने से उनकी सुरक्षा नहीं रह रही है और उनके ऊपर आक्रमण, उनके साथ बदतमीजी जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उसको लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी ने कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और विशेष रूप से उन 40 जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं जहां पर इस प्रकार की कमियां सामने आई थी कि लॉकडाउन का पूरी तरह से सख्ती से अनुपालन किया जाए और जमात को संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ, जो लोग स्वयं सामने आकर अपनी बीमारी को नहीं बता रहे हैं, उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मंशा अनुरूप सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो अभी ताज़ा निर्देश आया है, जिनमें आवश्यक निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए जरूरी विभागों में कामकाज शुरू करने के लिए, उसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 दिन पहले एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें विभागाध्यक्षों के कार्यालय, क्लास ए और बी के अधिकारियों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित और क्लास सी और डी के लोगों की 33% कर्मचारियों से काम चलाने के लिए निर्देश दिया गया है। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।